चलिए, अभी वॉइस जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल मेरी नजर पड़ गई है कमेंट पे। अभी वॉइस जा रही है? अभी वॉइस क्लियर पहले बताइए आप लोग, और ये कमेंट करके बताइए कहां से हमारी आवाज बंद हुई, क्यों बताना बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके। अब क्लियर है? अब मुझे आप कमेंट करके आराम से ये बताइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम रिलैक्स रहिए। आप अपने हैं, हम भी आपके अपने हैं, आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान के साथ, कुछ छूटेगा नहीं, कोई भागा नहीं जा रहा, हम भी हैं और आप भी हैं, एकदम आराम से पढ़ेंगे। ये बताइए क्लास कहां पर वॉइस कट हुई, ताकि वहीं से मैं स्टार्ट करूं ना, नहीं तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई अभी। हाँ सर अब आ रही है। आर्टिकल 171 की चर्चा कर रहे थे ना, फिर से एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाली बात। तो मैंने कहा यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य में विधान परिषद के सृजन व उन्मूलन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, और आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव लाने का क्या कारण है, संक्षेप में बताइए। यहां पर मैंने आपसे कहा यहां दो प्रश्न हैं, लेकिन पहले प्रश्न में भी तीन बातें हैं, उसको आपको समझना होगा, आपका उत्तर इसी के इर्द गिर्द रहना चाहिए। तो क्या इसका हेडिंग सीधा ऐसे डाल दिया जाए, विधान परिषद का सृजन, ऐसे उत्तर लिखना स्टार्ट कर दिया जाए, ऐसा उत्तर आपका हल्का उत्तर माना जाएगा। ऐसे उत्तर में ऐसा कोई खास बात नहीं रहेगी कि एग्जामिनर को आपके उत्तर को पढ़ने में कोई रोचकता मिले। तो कैसे उत्तर लिखा जाए सर इसका? अब विधान परिषद का सवाल है, तो आप विधान परिषद के सवाल को हल्का सा भूमिका बनाइए। भूमिका कैसे बनाएंगे? लिखिए, अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल के गठन का प्रावधान है, जिसके तहत यह कहा गया है राज्यों में राज्य विधानमंडल एक सदनी या द्विसदनी, यूनिकैमरल और बाईकैमरल दोनों हो सकती है, और वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनी राज्य विधानमंडल है, और द्विसदनी विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर राज्य विधानमंडल का गठन होता है। पैराग्राफ चेंज। आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद के गठन और उत्सादन शब्द को घेर दीजिए, इसको लेकर तुरंत आ जाइए कि मैं आपके उत्तर को समझ रहा हूं, आप मत समझिए हल्के में, तुरंत आप लाके लिखिए आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद के गठन और उत्सादन का प्रावधान किया गया है, जबकि उनको बता दीजिए 171 के तहत विधान परिषद के सृजन का उनकी संरचना का वर्णन किया गया है, लेकिन इनका गठन और उत्सादन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। अब नीचे हेडिंग डालिए गठन, क्योंकि शब्द कितने हैं आपके पास? 125। हमने 20 शब्द खर्च कर दिए, 25 शब्द केवल ये बताने में पूरे राज्य विधानमंडल के कॉन्सेप्ट को मैंने एग्जामिनर को समझा दिया। अब हम मूल विषय वस्तु पे आ गए, हमारी भूमिका भी अच्छे से तैयार हो गई, और भूमिका के बाद हम हेडिंग डालेंगे सृजन और उन्मूलन। अब आपको सृजन और उन्मूलन के बारे में बता देना है, जो प्रक्रिया में फिर से समझाऊंगा। वैसे प्रीलिम्स में भी ये बातें मैं आपको समझा दिया हूं, इसलिए यह क्लास उनके लिए और भी शानदार हो सकती है जो प्रीलिम्स एक बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनको 50% चीजें क्लियर होंगी, और जब यहां हमारे साथ सफर करेंगे ना, उनके लिए हमको बहुत दम नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन हम तो दम लगाएंगे, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे फ्रेशर बच्चे भी आएंगे, लेकिन उनको पढ़ने के लिए दम नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ अगर एक बार आपने पॉलिटी प्रीलिम्स में पढ़ी है तो 50% चीजें आपकी क्लियर हैं पहले से, केवल 50% पे ही हमें काम करना है। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो 100% में काम करूंगा ही, और आपको भी उधर से काम करना पड़ेगा। ठीक, चलिए। अब उसके बाद आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य के विधान परिषद के समाप्त करने का जो कारण था, उस कारण की परिस्थितिकरण आपको कर देना है, और थोड़ा भी आंध्र प्रदेश का इतिहास भी बताना पड़ेगा। इतिहास कैसे बताना पड़ेगा? कि मूल संविधान के समय आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था, लेकिन आगे चल कर इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के पश्चात 2008 में फिर से विधान परिषद का गठन किया गया, लेकिन हाल फिलहाल में जो कारण थे उसको प्रदर्शित करते हुए यहां पर इसे समापन का प्रस्ताव लाया गया है। उत्तर समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अब यहां समझा रहे हो, केवल मैं क्वेश्चन के नेचर को दिखा रहा हूं ताकि आप समझें कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उसका उत्तर हमें कैसे दिया जाएगा। 2019 का चौथा क्वेश्चन देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है या करंट का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन करंट का है, लेकिन ट्रेडिशनल पार्ट से जोड़ा गया है। नागरिकता का सवाल है, आप ये नहीं कह सकते कि नागरिकता का सवाल नहीं है, सवाल तो नागरिकता का ही है,
लेकिन उस नागरिकता का सवाल होने के साथ साथ इसका संबंध करंट अफेयर इशू से है। तो क्या सीधा इसका आप हेडिंग डालेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के महत्वपूर्ण प्रावधान? नहीं। अच्छा, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। शिवकांत पांडे जी ने कहा है कि सर जो अभी प्री की प्रिपरेशन करने वाले हैं क्या उनके लिए यह क्लास अभी ज्वाइन करना सही रहेगा या पहले प्री कंप्लीट करें, प्लीज गाइड करें। देखिए, मैं एक सलाह यह दूंगा कि अगर जो अभी प्रीलिम्स में एडमिशन लिए ही नहीं है, उनको लगता है कि अब प्रीलिम्स में भी हम करें और मेंस में भी करें, एक टीचर होने के नाते, एक आपका मार्गदर्शन होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते मैं आपको यह सलाह दूंगा कि हम तो अपनी पॉलिटी पे पूरा कोशिश करेंगे और अपने टीचर के साथ हम बात भी करेंगे कि पूरे मेंस के बैच को ऐसा पढ़ाया जाए कि जो नए बच्चे आ जाएं, जो प्रीलिम्स न पढ़ के आए हों, तो उनका प्रीलिम्स भी कवर करने का यहां प्रयास किया जाए। और हो जाएगा। जब मैं किसी टॉपिक को आपको यहां थ्योरी वाइज डिस्कस करूंगा और मेंस के आंसर राइटिंग में उसका विश्लेषण करूंगा तो प्रीलिम्स का फैक्ट तो अपने आप बाहर निकल आएंगे। लेकिन कुछ लोगों का अगर मानना है कि अगर प्रीलिम्स की हमारी क्लास चल रही, क्या मेंस ज्वाइन करें? आंसर है यस, ज्वाइन ही करना है आपको। आप इस बात का इंतजार मत करिए प्रीलिम्स का बैच अप्रैल में समाप्त होगा, जून में एग्जाम देंगे, पेपर शानदार हुआ तो मेंस की क्लास करेंगे। नहीं, आप टाइम का मैनेजमेंट करिए। आप इधर प्रीलिम्स पढ़ते रहिए और मेंस की आंसर राइटिंग करते रहिए। और मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, प्री और मजबूत होगा, कमजोर नहीं पड़ेगा। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा शिवकांत पांडे जी। क्लियर? आगे बढ़ूं मैं? चलिए अगला पॉइंट। क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो सवाल होना चाहिए कि सर इसका उत्तर किस प्रकार से लिखा जाए। अब आप जाइए, हमारे संविधान में भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य किया गया है और नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। और इस संबंध में संसद ने पहली बार भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बनाया, जिसमें समय के साथ बहुत सारे संशोधन किए गए, जैसे 1955 के बाद 1986 में, 1992 में, कॉमा लगा के 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों के कारण 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम पुनः आया, जिसके अंतर्गत 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यक लोगों को, जैसे ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम शामिल नहीं है, इन 6 समुदाय के लोगों को जो भी 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आए हैं, उनके नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। भूमिका और बॉडी लाइन दोनों तैयार हो गई। अब इसके आगे आपको निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। जब लिखने के लिए बताऊंगा तब मैं हमें विस्तार से पूरी कहानी आपको समझाऊंगा क्या लिखना है, इससे क्या समस्याएं भी थी। हमारी राजनीतिक हितों का तो फायदा हुआ है, लेकिन विदेशी नीति में एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारी विदेशी नीति में इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। जब मैं इस मुद्दे पर आंसर राइटिंग फिर कराऊंगा, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में भी सवाल पूछा जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा इसका राजनीतिक लाभ क्या था, हमारे देश के भीतर लाभ क्या था और इसका विदेशी नीति पर हमारा प्रभाव क्या पड़ा, उसको मैं डिस्कस करूंगा आपको क्लास में। चलिए आगे। सर आपकी करंट कहां से ले, जीएस पढ़िए? नहीं, बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के लिए इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। जैसे कहते हैं ना, सब्जियों का राजा आलू है। अगर आलू के बगैर किसी सब्जी की कल्पना करना मुश्किल है, तो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को पढ़े बगैर पॉलिटी पढ़ने की कल्पना भी मुश्किल है। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो पूरी पॉलिटी में अगर इसको न पढ़ाया गया, समझो पॉलिटी आपकी अधूरी रह गई है। और ये तो आपको 100% बताया ही जाता है। केशवानंद भारती का केस, जिसमें आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आता है। और आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान के लिए इसके महत्व के विश्लेषण कीजिए। तो कई बार क्लास में मैंने डिस्कस किया भी है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है। अब तक न्यायालय ने अलग अलग मामलों में कौन कौन से मुद्दे को आधारभूत ढांचा घोषित किया है और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। न्यायपालिका की, अच्छा, अमित सिरोही जी ने कहा है कि आज ही बैच ज्वाइन कर लिया है। चलिए बहुत शुक्रिया, आप अच्छे से पढ़िए। जो भी हमारे ऐप के साथी हैं, तमाम लोग यहाँ क्लास में आ चुके हैं। मैं आप लोगों के कमेंट को भी देख पा रहा हूं। सब लोग अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। और अब क्लास अभी 1 या 2 दिन और आपकी यूट्यूब पर रहेगी, उसके बाद सीधा क्लास वहीं पर मिलेगी आपको, ऐप पर ही। चलिए
तो इसको भी आप आराम से आधारभूत ढांचे का सिद्धांत समझा देना है। फिर भारतीय संविधान के लिए इसके महत्व का विश्लेषण बताना है कि इससे न्यायपालिका और संसद के बीच कहीं ना कहीं सामंजस्य बना होता है, और साथ ही साथ जो संसद तानाशाही की तरफ कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि संसद में सरकार का हमेशा बहुमत होता है और संसद ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया को निभाती है। इससे कई बार ये खतरा बना रहता है, हो सकता है सरकार का बहुमत होने के नाते विधायिका में सरकार कुछ हमारे संविधान में ऐसा परिवर्तन न कर बैठे जिससे हमारे संविधान का मूल ढांचा ही परिवर्तित हो जाए। इसलिए 1973 में केशवानंद भारती केस में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत लाया गया, ताकि एक दूसरे का सामंजस्य और एक दूसरे पर नियंत्रण भली भांति बना रहे। फिलहाल इतनी बातें मैंने आपको बेसिक तौर पे बताई, बाकी जब उत्तर लिखा जाएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। अगला पॉइंट, भारत के संविधान में जीवन के अधिकार की समीक्षा कीजिए। जीवन का अधिकार, लाइफ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लाइबर्टी, आर्टिकल 21 प्रीलिम्स में भी पढ़ाया गया। तो आपको शंकरी प्रसाद केस आपको वहां पर मेनका गांधी केस बताया गया, वहां पर आपको ज्ञान कौर केस बताया गया, वहां पर आपको रतिनाथ केस बताया गया, और वहां पर आपको यूथेनेशिया बताया गया। अलग अलग मामले में जो 10 मौलिक अधिकार आपको मिले वो भी बताया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताई गई, वही पूरा लिखना है। सेम जितना आपको प्रीलिम्स में बताया गया उतना भी आप यहां लिख देंगे, आपको नंबर ठीक ठाक मिल जाएगा। लेकिन जीवन के अधिकार के अंतर्गत एक एक शब्दों की व्याख्या करनी पड़ेगी, जो आपको मैंने प्रीलिम्स के समय भी कुछ व्याख्याएं की थी, जो मेंस में और विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 21 सभी लोगों को क्लियर है या नहीं? अच्छा, पूनम सिंह जी कह रहे वीडियो क्वालिटी अच्छी है आज। अच्छा चलिए, अब ये 2019 भी कंप्लीट, सारे क्वेश्चन को देख लिया। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 क्वेश्चन यहां भी पूछे गए। अब 2020 देखिए, एकदम लेटेस्ट पेपर। और ये पेपर मैं इसीलिए दिखा रहा हूं कि पढ़ाते समय ताकि आप इस बात का मूल्यांकन समय के साथ साथ करते रहें, हमारा डायरेक्शन सही है या नहीं। डायरेक्शन कहीं की भी गड़बड़ हो तो ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं, आपको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, आपको कुछ सुझाव देने का अधिकार नहीं है, पूरा राइट्स है आपको। क्योंकि जब सिविल सेवा की तैयारी होती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच बहुत बड़ा गैप नहीं होता है, वो एक प्लेटफॉर्म पे रह करके दोनों को एक साथ आपस में सामंजस्य के साथ पूरी तैयारी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो आप वहां बताइए, अच्छे से बताइए। पीसीएस मेंस क्वेश्चन 2020 इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था 2020 में क्या क्या सवाल पूछा। पहला सवाल, न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए तथा भारत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। जुडिशरी का सवाल है, न्यायिक सक्रियतावाद, ये पढ़ाया जाएगा आपको मेंस में। एक शब्दों में बताएं तो न्यायिक सक्रियतावाद का मतलब यह होता है, जब कभी भी न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे न्यायिक सक्रियतावाद कहा जाता है। लेकिन न्यायिक सक्रियतावाद का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? पीएन भगवती इसके जनक कहे जाते हैं, जो है आप पढ़ते हैं PIL, जनहित याचिका। जनहित याचिका का परिणाम है आपका ये जो शब्द आपके सामने न्यायिक सक्रियतावाद आता है। तो जनहित याचिका कहां तक बेहतर है, क्या इसकी कमियां हैं, और उसके माध्यम से न्यायिक सक्रियतावाद, क्या न्यायपालिका का विधायिका के कार्यों में या न्यायपालिका के कार्यों में दखल देना ठीक है या नहीं, इस मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे जब आपको न्यायपालिका पढ़ाएंगे। आयुष पाठक जी ने एक सवाल किया है, हमारे ऐप के स्टूडेंट हैं, उन्होंने एडमिशन ले लिया है, आयुष पाठक। और देखिए, थोड़ा अपने उन स्टूडेंट से 1-2 दिन हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि दो तरफ कमेंट है आपके यूट्यूब पे, मतलब सैकड़ों बच्चों की संख्या में रहते हैं, 200-250 बच्चे क्लास कर रहे हैं, इधर आप पे एडमिशन वाले भी बच्चे हैं, तो हो सकता है आपसे मेरी कम बातचीत हो पा रही है। तो अभी बहुत नाराज आप लोग मत होइएगा और परेशान मत होइएगा। आयुष पाठक और अमित सिरोही, जो भी लोग हमारे ऐप के साथी जो एडमिशन लेके क्लास में आ चुके हैं, जैसे ही बस कल शायद लास्ट क्लास आपकी होगी यूट्यूब पर, उसके बाद केवल क्लास आपकी ऐप पर चलेगी। जब हम ऐप पर आ जाएंगे तो किसी भी मुद्दे को लेकर हम विस्तार पूर्वक, जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा, जो भी आपका डाउट होगा, उस पर हम बात करेंगे। जैसे कि आयुष पाठक ने सवाल किया है, सब जब कंटेंट कम होता है तो कैसे वर्ड लिमिट इंक्रीज करें। देखिए, पहली बात, अगर आप देखिए कंटेंट आपके पास कम है और शब्द सीमा को आपको बढ़ाना है, तो अनावश्यक शब्द सीमा बढ़ाने का प्रयास मत करिए।
कभी भी मत करिए। अनावश्यक रूप से शब्द सीमा, भाई कंटेंट जब है ही नहीं तो बढ़ाएंगे कहां से? आपको कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। कंटेंट ना हो, कॉन्सेप्ट को आप तैयार रखिए, आप शब्द सीमा बढ़ा सकते हैं। सारा खेल मेंस का कॉन्सेप्ट पे है। अगर किसी मूल विषय वस्तु का आपका कॉन्सेप्ट पता, देखिए मैंने कुछ नहीं बताया ना, अब शर्त ही लग जाए आपकी जिंदगी दांव पे लगी है। केवल मैंने आपको एक शब्द बताया कि न्यायिक सक्रियतावाद का मतलब यह हुआ न्यायपालिका का विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप। इसका मतलब यह हो गया कि जो भी विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसका इंप्लीमेंटेशन करेगी, उन कार्यों में रोक टोक हस्तक्षेप करने का काम न्यायपालिका करेगी। यह कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आपके दिमाग में सीधा सारे पॉइंट आ जाएंगे कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या फायदा हो सकता है। लेकिन अगर न्यायिक सक्रियतावाद आया है तो कहीं ना कहीं नियंत्रण भी तो हो सकता है। जैसे पापा अगर आपके कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये आरोप लगा सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधक बन रहे हैं। हम तो चाहते थे मुखर्जी निकल जाते, इसी बार आइए स्टॉप कर देते, लेकिन बीच में आ गए हो। ये न्यायिक सक्रियतावाद है पापा का आपका। लेकिन पापा का न्यायिक सक्रियतावाद आपके ऊपर ना होता तो आप मुखर्जी नगर जगह नैनीताल भी तो मार सकते थे टूर, स्विट्जरलैंड चले जाते आप। तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यायिक सक्रियतावाद का लाभ भी है, नुकसान भी है। मजा आ जाएगा पढ़ के आपको। मेंस मुश्किल नहीं है भाई, मेंस बड़ा आसान है आपके लिए। बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है, उसके मूल वस्तु को पकड़ना है। अब न्यायिक सक्रियतावाद समझ में आ गया कि नहीं? पापा का नियंत्रण आपके ऊपर होना कितना ठीक है, कितना नुकसानदेह है। नुकसानदेह मैंने बता दिया जो आपको मुखर्जी नगर जाने को नहीं मिला, और फायदा मैंने बता दिया कि अगर पापा का नियंत्रण ना होता तो क्या पता आप स्विट्जरलैंड में वहां पर आप घूम रहे होते। ये भी तो समस्या आती। सेम उसी तरीके से यही काम न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका के संबंध में है। यही क्वेश्चन है आप। इसलिए कभी भी फालतू बातें नहीं लिखनी है, क्योंकि फालतू बात को अगर आप लिख दिए तो आपका अच्छा उत्तर भी खराब हो जाएगा। जो आगे आप अच्छे उत्तर लिखेंगे, देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए एज अ टीचर मैं आपके सामने हूं, हमारे आगे की बहुत अच्छाइयां हों, लेकिन आपके सामने शुरुआती प्रस्तुतिकरण में हम कुछ बुरी चीजों को लेकर के आ जाए, ऐसी अदाएं अपने आपके सामने पेश करें कि जो हम आपके लिए अच्छी ना हो, एक टीचर के व्यक्तित्व के लिए अच्छी ना हो, तो आगे हम कितना भी अच्छा करें, लेकिन आपकी नजर में जो छवि एक बार हमारी बन गई वो छवि हमेशा बनी रहेगी। सेम उसी तरीके से आप कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं, उनको लगता है 150 शब्द पूरा नहीं हुआ, लाओ उठ पटांग लिख के जैसे बीए में कॉपी भर दे। कॉपी तो भर दे, नहीं कॉपी भरने का प्रयास करेंगे तो गलतियां हो जाएंगी। जितना लिखें सारगर्भित लिखें और सही लिखें, क्योंकि बीए की कॉपी नहीं, ये सिविल सेवा की कॉपी है। कॉपी पढ़ी भी जाएगी आपकी और उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा तो आपका कैरियर पर पड़ सकता है। इसलिए अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता। क्या शानदार क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, इसकी जड़ों को कहां से पकड़ेंगे आप? अगर भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, इसका मूल्यांकन केवल मैं एक शब्द में बोलूं, एक शब्द बोल दो जिससे आप साबित कर दो कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, तो किस शब्द का प्रयोग करेंगे आप? अगर मैं आपसे कहूं एक शब्द में जवाब दो, इंटरव्यू में कह दूं कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, भारत का प्रथम नागरिक है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, राज्य का प्रमुख है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, बावजूद इसके भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता। एक शब्द में इसका उत्तर दिए, केवल एक शब्द। क्या आंसर देंगे इसका? सीधा बोलिए आर्टिकल 74। कह दिए आर्टिकल 74 के तहत ऐसी रस्सी लगाए हैं राष्ट्रपति के पास, हिलेगा भी तो उसको सोचना पड़ेगा एक बार, क्योंकि आर्टिकल 74 कहता है मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर भारत का राष्ट्रपति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यहां तक कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी जी ने व्यवस्था कर दिया था कि भारत का राष्ट्रपति तो मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो मोरारजी देसाई का दौर था कि फिर से एक संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से कम इतना रहम कर दिया गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए आप वापस भेज सकते हैं। 74 है, कभी भी ये तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि आर्टिकल 74 हमारे भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करता है, जिसके तहत यह कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर कोई काम नहीं करेगा। लेकिन कर ही डाला तो क्या है? अगर कर ही डाला तो आर्टिकल 56 के तहत कहा गया है कि महाभियोग के द्वारा संसद संविधान के अतिक्रमण करने के आरोप में 5 साल से पहले भी उसको पद से हटा सकती है, और संविधान का अतिक्रमण ही होता है जब वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप कार्य न कर रहा हो। कई बार आप लोगों ने प्री में रटा है इसको कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान पर अतिक्रमण करने के लिए हटाया जाता है, लेकिन अतिक्रमण है क्या, वायलेशन क्या है?
तो आप वायलेशन का जवाब क्या देंगे? जब कभी भी भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप काम न करे, इसका मतलब है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान पर अतिक्रमण कर रहा है और इस अतिक्रमण के लिए संसद महाभियोग के माध्यम से उसे हटा सकती है। अतः भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, भले ही वह कार्यपालिका का प्रमुख है, हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष है, संवैधानिक प्रमुख है, राज्य का प्रमुख है, अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, बावजूद इसके तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 61 है और आर्टिकल 56 के तहत 5 साल से पहले भी संसद उसे महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट है, मैंने पढ़ाया कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, उत्तर लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वो मैंने समय के साथ आता है, एक बार में नहीं आ गया। सुशील यादव सोच रहे हैं कि सर बातें तो आगे, लेकिन इस बातों का प्रस्तुतिकरण कैसे हो? हाँ, ये तो मुश्किल लगता है ना। तो अभी जब आगे आप चीजों को पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे, एक बार दो बार लिखेंगे। देखिए, पहली बार आपको मोबाइल चलाया, सामने बताया क्या व्हाट्सएप नहीं चला पा रहे हो, बैक करो, व्हाट्सएप पे जाओ, स्टेटस लगाओ, फोटो लगाओ, यहां पे लिखो, डन कर दो। फिर कहा फिर से बताओ भाई, फिर से बताओ। कहा कुछ नहीं है, स्टेटस करना है, यहां पे करिए क्लिक, एक पेज आएगा, यहां पे लिखिए, कुछ नीचे आपको कोटेशन इमोजी लगाना है, इमोजी लगाइए, डन कर दीजिए। आया समझ में? तब भी नहीं आया तो कब आया था आपको? जब पहली बार स्टेटस आपने खुद से लगाया, जब पहली बार आपने खुद से लिखा, तब आया। और दूसरे ने जब देखा तो आपको लगा बड़ा जटिल काम है। जब मैं बताऊंगा तो जटिलता नजर आएगी, जिस दिन करना आप प्रारंभ कर देंगे चीजें आसान हो जाएंगी। आपको सब बताते हैं, बाइक चलाना कितना आसान है, किक मारिए, सेल्फ लगाइए, क्लच दाबिए, एक्सीलेटर दीजिए, पहला गियर हल्का सा छोड़िए, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। बढ़ा दिया आप, कभी नहीं बढ़ पाई। कब तक? तब तक जब तक आपने खुद नहीं बढ़ाया। समझ आ गया मामला? यही पढ़ाई में भी लागू होगा, यही लेखन शैली में भी लागू होगा। जब तक आप स्वयं से लिखना प्रारंभ नहीं करेंगे तो फिर ऐसे डर बना रहेगा। उतरिए मैदान में, आज से लिखना प्रारंभ कर दीजिए। गलत ही लिखिए, जितना आपको आता उतना ही लिखिए, लेकिन लिखिए। और एक हफ्ते लगातार लिखेंगे ना, तो पहले दिन की लिखी हुई कॉपी अपने हाथों से आप फाड़ देंगे कि क्या लिखता था मैं। ये नहीं क्या लिखता था मैं, क्या लिखता था मैं। एक सप्ताह बाद अपनी ही कॉपी को आप फाड़ देंगे, हम एक सप्ताह पहले क्या लिखते, ऐसा हमारी लेखनी थी। लेकिन ये अंतर कैसे आएगा आपको? ये अंतर तब आएगा जब एक सप्ताह कॉपी लिखी जाएगी। लेकिन अगर आप ये ठान कर बैठेंगे हम तो एग्जाम में ही लिखेंगे, तो मुश्किल है। कड़वा सच है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बात सही है यानी, इस बात से आप लोग सहमत हैं भाई? क्योंकि यहां कोई वनडे का स्टूडेंट नहीं है, सारे सीनियर लोग हैं, गंभीर लोग हैं, सिविल सेवा के स्टूडेंट हैं सारे। तो कम से कम आप इस गहराई को समझ रहे होंगे। बस सर बस तो यही है, असली प्रॉब्लम ही हमने लिखा ही नहीं। और जितना आप बोल रहे हैं ना, इतना हम भी बोल लेते हैं। मन में सवाल आ रहा होगा ना, कुछ मुश्किल नहीं, क्या नया मैं बता रहा हूं भाई, एक मार्गदर्शन ही तो कर रहा हूं आपको। ऐसी कौन सी नई बात बता दे रहा हूं जो आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन बस सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए 2020 का। भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतरराज्यीय परिषद में की भूमिका की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 125 शब्द में नवीनतम सवाल है 2020 का, जिसका परिणाम अभी मार्च में आया था। मेंस आपका जनवरी में हुआ था, महज 1 महीने में मेंस का रिजल्ट आया था। 15 दिन बाद इंटरव्यू हुआ था, 10 दिन बाद फाइनल हो गया था। वही परीक्षा का एग्जाम है ये। दयासागर क्लास में होंगे, विमल गौतम होंगे, अमित पोरवाल होंगे, शिवम होंगे, अनुकेश होंगे, त्रिवेंद्र सिंह होंगे। ये सारे लोग हमारे स्टूडेंट मेंस दिए थे। इस इंटरव्यू देने के बाद सब लोग इंटरव्यू में फेल हुए थे और लगभग लोग क्लास में हैं। सारे लोगों ने इस पेपर को दिया है। तो यहां क्या बताना, सहकारी संघवाद जो नीति आयोग का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ आपको इसका उत्तर लिखना है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी आपने पढ़ा नहीं है अंतरराज्यीय परिषद क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करता है केंद्र राज्य संबंध के बीच में। जब आपको पढ़ाएंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसकी प्रीलिम्स में बात बताइए। अनुच्छेद 32 भारत को संविधान की आत्मा है, संक्षेप में इसकी व्याख्या कर दीजिए। याद आया? याद करिए कि जीएस वर्ल्ड संस्थान ने आपसे अनेक वादा किए, अंतिम समय में घर से पैसा लेके चले कि अब तो सिविल सेवक बन के ही आएंगे। लेकिन जब जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आए, ना तो कोई क्लास चले, ना तो कोई टीचर, ना तो कोई रेगुलरिटी, ना तो कोई टेस्ट, और आप निराश मनों से घर वापस जाने ही वाले थे, तो किसी काली शर्ट वाले आदमी को दिखाया और कहा इस आदमी के पास जाओ, काम हो जाएगा आपका। और जब आप उससे गए और आपने रोते हुए एकदम बिल्कुल मायूस चेहरों से अपनी व्याथा को बताया, ऐसी स्थितियां थी, सब कुछ बेच कर आया था इलाहाबाद,
लेकिन जीएस वर्ड के सामने आकर के सब कुछ बताया गया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन वो काली सेट वाले आदमी से मिलने के पश्चात दूसरे दिन से सारी क्लासेस रन करने लगी, आंसर राइटिंग होने लगी, क्लास भी रेगुलर चलने लगी, शानदार तरीके से पढ़ाया गया, समय के साथ कोर्स समाप्त किया गया और आप सिलेक्ट हो गए। अब कोई पूछे जीएस वर्ड में सबसे बेहतरीन व्यक्ति किसको मानेंगे, तो आप क्या कहेंगे? उस काली सेट वाले आदमी को। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमें जो कुछ भी कहा गया था अंत में अगर मिला है तो उस काली वाले सेट वाले व्यक्ति ने दिलाया है और किसी ने नहीं दिलाया। सेम उसी तरीके से भाग 3 के अंतर्गत जो कुछ भी फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं, जो कुछ भी मूल अधिकार आपको दिया गया है, ये मूल अधिकार केवल संविधान के पन्नों पर सिमट कर रह जाते अगर आर्टिकल 32 नहीं होता। क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत न्यायपालिका इस बात की गारंटी लेता है कि रात को 12 बजे भी अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हो तो दूसरे दिन किसी कचहरी में मत जाना, किसी जिला न्यायालय में मत जाना, सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाना। मैं मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दूंगा और अपने तर्कस के उन 5 बाड़ों को निकालूंगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, उसके माध्यम से मैं सुरक्षा की गारंटी दूंगा। अतः आर्टिकल 32 हुआ आर्टिकल है जो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं उनको सुरक्षा की गारंटी मिलती है। तभी शायद हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसके बगैर यह प्रश्न अधूरा हो जाएगा उत्तर। अगर आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टेटमेंट को नहीं लिखा तो उत्तर अप्रमाणिक माना जाएगा आपका। प्रामाणिकता को लाने के लिए आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथन को भी कोट करना पड़ेगा। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही पूरे संविधान के 395 अनुच्छेदों में संविधान की आत्मा कहा है। तो ये आज हम मेंस का क्लास ले रहे हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं या पहले भी पढ़ा चुके हैं इस बातों को? ये तो हम प्रीलिम्स में भी बता देते हैं अपने बच्चों को, ये तो हम प्रीलिम्स में भी बता देते हैं सब लोगों को। शायद सभी लोग जान रहे होंगे जितने लोग क्लास कर रहे होंगे, अगर कभी क्लास किया है तो। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन था। अभी तक कोई क्वेश्चन आपके सामने बहुत मुश्किल वाले प्रश्न नहीं आए। अभी तो क्वेश्चन आपके 50% प्रीलिम्स की पढ़ाई पे हो जाएंगे, अभी तो मेंस की पढ़ाई हम लोगों ने की ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता, मूल्यांकन कीजिए। जनहित याचिका, बहुत विस्तार पूर्वक जनहित याचिका पढ़ाएंगे, न्यायिक सक्रियतावाद भी पढ़ाएंगे, जनहित याचिका भी पढ़ाएंगे। और आज आपको मैं बताऊंगा कि मेंस की क्लास का लेवल क्या होगा हमारे। अभी जैसे इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं पूरे मुद्दे को कैसे हम लोग क्लास करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में किन किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, इसके समाधान का भी उल्लेख कीजिए। भारत निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 29 के मध्य किया गया है, जो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, इनका चुनाव का संचालन करता है, चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है, मतदाता सूची तैयार करता है, आचार संहिता को लगाता है। लेकिन फिर भी आज आचार संहिता की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जाती हैं चुनाव के पहले, तो आपको पता भी है। यह पॉइंट आप जब जीएस पेपर 4 पढ़ेंगे, एथिक्स, वहां भी आएगा, वहां भी आपको बताया जाएगा। अच्छा सर, रोहित ठाकुर की जिज्ञासा शांत कर दीजिए। क्या है रोहित ठाकुर जी? सर क्वेश्चन सर क्वेश्चन बैंक की किस ऑथर के लिए? इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? क्वेश्चन बैंक की ऑथर क्या? कोई भी ऑथर क्वेश्चन सही होना चाहिए, बस जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन दे, वो उसकी व्याख्या तो रहती नहीं। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए भैया, इसमें बहुत तनाव नहीं लेना है, कोई भी ले लीजिए। अरे कहीं किताब ऑथर क्या लेनी, गूगल पे चले जाइए, प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन टाइप कर दिए, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए, तो एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में कौन कौन सी परिस्थितियों का सामना किया जा रहा है, इसको जब आपको हम निर्वाचन आयोग पढ़ाएंगे तो इसके बारे में विस्तार से आपको हम व्याख्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वित्त आयोग के कार्य, राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की समीक्षा कीजिए। इस बार पीसीएस 2021 में वित्त आयोग पे 3 सवाल आया था। वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में है? वित्त आयोग का कार्य क्या है? और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। पीसीएस प्रीलिम्स दिया है सब लोगों ने ना, 2021 का 3 सवाल प्रीलिम्स में पूछे गए थे वित्त आयोग के। और देखिए मेंस का सवाल भी आ गया कि वित्त आयोग के का क्या कार्य है और राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की समीक्षा कीजिए। तो जो
पॉइंट मैंने पहले 2018 का विश्लेषण करते समय बताया कि